नमस्कार विद्यार्थियों, आपका श्री प्रणव जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको दीपावली की मंगल कामनाएं। आइए आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के खंड बी के अंतर्गत भारत का संविधान इकाई का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम अध्याय है भारतीय संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं। तो किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए निर्धारित नियमों व सिद्धांतों का जो समूह है वो संविधान कहलाता है। दूसरे रूप में अपन यूँ कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों एवं सिद्धांतों का एक समूह है। संविधान लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। जैसे अमेरिका का लिखित संविधान है, तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देश का प्रथम लिखित संविधान है, तो वह है अमेरिका का। इसी प्रकार ब्रिटेन का जो संविधान है वो है मौखिक संविधान है। अब अपन चलते हैं, भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और संविधान का जो जनक है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो श्री भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अब अपन इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, जिसको अपन कहते हैं सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, अर्थात देश के शासन की जो बागडोर है वो जनता के हाथ में है, यानी ये जनता द्वारा निर्मित संविधान है। जैसा कि संविधान की मूल प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ हम भारत के लोगों से तात्पर्य है कि ये जो संविधान है ये भारतीय जनता के द्वारा, स्वयं के द्वारा निर्मित है। इसमें दूसरी सत्ता का कोई प्रभाव नहीं है। इसीलिए ये जो संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। दूसरी जो बिंदु है वो है प्रस्तावना, जिसको प्रीएम्बल कहा जाता है। प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके मूल उद्देश्यों एवं लक्ष्य को दर्शाया गया है और डॉक्टर के.एम. मुंशी ने इसको राजनीतिक संविधान की राजनीतिक कुंडली भी कहा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। नंबर 3, विश्व का सबसे विशाल संविधान, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है, क्योंकि जहाँ अमेरिका में 7 अनुच्छेद है, वहीं कनाडा में जो है
147 अनुच्छेद है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर 128 अनुच्छेद है। वहीं दक्षिणी अफ्रीका में 153 अनुच्छेद है। वहीं भारत का जो संविधान है उसके मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग, 8 अनुसूचियां व 5 परिशिष्ट हैं। और ये एक परिवर्तनशील संविधान है जिसके तहत समय समय पर इसमें संशोधन किया गया है, जिसके तहत वर्तमान में इसके अंतर्गत 448 अनुच्छेद है और 25 भाग है और 8 के स्थान पर 12 अनुसूचियां हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो सबसे विशाल संविधान है। नंबर 4 है लिखित एवं निर्मित संविधान। तो रिटर्न एंड क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि अपन चर्चा की है कि भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। संविधान सभा द्वारा इसको 26 नवंबर 1949 को जो है लागू किया था और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे देश का नया संविधान लागू हुआ, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन का समय लगा था। अब प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि जैसे भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था, तो इसीलिए इसमें संविधान दिवस के बारे में पूछा जा सकता है। तो अपन लिख सकते हैं 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में अपन मनाते हैं और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसीलिए इसको अपन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को अपना देश का जो भारतीय लोगों के द्वारा निर्मित संविधान था उसको लागू किया गया, इसलिए उस दिन जो है भारत सही रूप में गणतंत्र बना। अगला है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के अंतर्गत डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संस्थात्मक प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन समय समय पर होता है, इसके साथ साथ प्रतिदिन भी होता रहता है। अर्थात व्यवस्थापिका जो है वो सामूहिक रूप से, कार्यपालिका जो है सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका पर के लिए उत्तरदायी है। अर्थात इसमें जो है राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है, उस देश से जो है देश का शासन चलता है और वो एक संवैधानिक प्रमुख व्यक्ति होता है, देश का पहला नागरिक होता है। दूसरी तरफ जो वास्तविक शक्तियां हैं वो संसद के पास होती है और उसका जो मुखिया होता है वो है प्रधानमंत्री। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि राज्य संसदीय शासन प्रणाली का यहाँ प्रभाव दर्शाया गया है। अगला है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, फंडामेंटल्स राइट्स एंड ड्यूटीज। भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को शुरू में 7 जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो इसमें 7 जो अधिकार हैं वो पहला है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार,
चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार और सातवां जो होता है संपत्ति का अधिकार। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो संपत्ति के अधिकार है उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है और अब वे कानूनी अधिकार रह गया है। अब करते हैं कर्तव्य की बात। तो भारतीय संविधान के बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत देश के नागरिकों को जो है संविधान 10 मूल अधिकार बताए गए, जिसमें संविधान का पालन करना, सामूहिक देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, भाईचारे को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की गरिमा को बनाए रखना, ये सारी बातें उसके अंतर्गत बताई गई है। इसके साथ ही जो है जुलाई 2009 को संसद में संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके अंतर्गत आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मूलभूत अधिकार के अंतर्गत जो है 6 से 14 आयु वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ये एक अलग से कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो अब वर्तमान में आपसे प्रश्न पूछे कि वर्तमान में कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो ये हो गया अपना 11 हो गए। मूल संविधान में इसकी सदस्यों कर्तव्यों की संख्या जो थी वो 10 थी। उसी प्रकार मूल रूप में जो संविधान में मौलिक अधिकार थे वो 7 थे और 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 में नागरिकों को नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। नीति निर्देशक बताए गए हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकार के समक्ष इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, परंतु उनको जो है अपनाना आवश्यक है। ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं समाजवादी राज्य, सोशलिस्ट स्टेट। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जो समाजवादी राज्य की जो है संशोधन करके संविधान में समाजवादी शब्द जोड़े गए। जो कि समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था हो जिसमें किसी के प्रति जो है ऊंच नीच, लिंग भेद, आयु इनके आधार पर जो है भेद नहीं किया जाए, सबको समान भाव से उसका पालन कराया जाए। नेक्स्ट चलते हैं वयस्क मताधिकार।
अडल्ट फ्रेंचाइज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो वयस्क मताधिकार भारत के मूल संविधान में प्रत्येक भारत का नागरिक जिसकी उम्र 21 वर्ष है वो उसको मताधिकार के प्रयोग की स्वीकृति है, यानी वो मत दे सकता है। लेकिन इसमें 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1990 में संशोधन करके जो 21 वर्ष की आयु थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या थी, तो अपन लिखेंगे 21 वर्ष। और अगर पूछते हैं कि वर्तमान में वयस्क मताधिकार की भारत में उम्र क्या है, तो 18 वर्ष। ये 21 से 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई है, तो अपन लिख सकते हैं 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 से आयु घटा करके 18 कर दी गई है। और कब की गई है? 1919 में। नेक्स्ट चलते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें समाजवादी के साथ साथ पंथ निरपेक्ष शब्द भी जो है जोड़े गए। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है सेकुलर स्टेट, यानी पंथ निरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य जिसमें धर्म के प्रति कोई पक्षपात नहीं है। कोई भी नागरिक अपना पंथ अपना सकता है, धर्म को स्वीकार कर सकता है, ये उसके छूट है। किसी भी धर्म को विशेष मान्यता इसमें नहीं दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण दस्तावेज यानी संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता व दूरदृष्टि का प्रमाण है कि उन्होंने संविधान में जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों में सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि जो शासन की अंतिम जो शक्ति है वो जनता के हाथ में नहीं थे, इसलिए इसको अपन विलक्षण दस्तावेज कहा गया है। क्योंकि इस दस्तावेज को दक्षिण अफ्रीका ने अपने एक मॉडल के रूप में स्वीकार करके अपने संविधान का निर्माण किया। नेक्स्ट चलते हैं एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। रिमार्केबल फ्यूजन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल एलिमेंट्स। भारत एक संघात्मक या संघ राज्य है, जिसको अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। जिसके अंतर्गत संविधान में केंद्र के पास जो है विशेष शक्तियां होती हैं और इसमें जो है राज्य को भी स्वायत्तता प्रदान की गई है। इसीलिए इसमें जो है विशेष 3 सूचियां भी दी गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत जैसे एकल नागरिकता है या भारत का एक संविधान है, राज्यपालों की नियुक्ति है, ये सब जो अधिकार केंद्र के पास है। इसलिए इन के अंतर्गत जो है अपन एकात्मक एवं संघात्मक जो तत्व है अद्भुत संयोग है।
स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत की जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र की रक्षा बंद कर दे, जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में कई संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन अगर कार्यपालिका या ऐसे मामले जिसमें न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको अवैध करार दे सकता है, यानी वह राष्ट्रपति को भी अक्षमता व कदाचार के कारण जो उनको भी पद से हटा सकता है। तो इस प्रकार से जो स्वतंत्र न्यायपालिका को परिभाषित करता है। कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण, कॉम्बिनेशन ऑफ रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भारतीय संविधान जो है कठोरता का गुण है जो अमेरिका से लिया गया है, और फ्लेक्सिबिलिटी का जो गुण है वो इंग्लैंड से लिया गया है। तो भारतीय जो संविधान है कुछ स्थिति में कठोर है, यानी संविधान के कुछ भागों में जो है परिवर्तन विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है। और लचीलेपन का अर्थ है कि संविधान के कुछ भागों में विशेष परिस्थितियों में जो संविधान संशोधन होता है, जैसे साधारण बहुमत के द्वारा जैसे राज्यों का गठन है, संसद सांसदों के वेतन भत्ते हैं, राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन है, समाप्ति है, ये कार्य कर सकते हैं। कुछ जो संविधान संशोधन है वो संसद के कुल या उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत एवं उनके राज्यों के 2/3 समर्थन से हो सकता है। कुछ ऐसे नियम हैं जो संसद के 2/3 बहुमत सदस्य के साथ साथ आधे से अधिक जो है राज्यों के समर्थन से जो प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, तो संशोधन किया जा सकता है। तो ये अपने कठोरता एवं लचीलापन का जो है मिश्रण दिया गया है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय, हार्मनी बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित ऐसे प्रस्तावों को जो विधिमान्य नहीं है उनको वापस लौटा सकता है, जो कि एक जिसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। और संसदीय प्रभुसत्ता का संबंध, यानी इसमें जो संसद है वो सर्वेसर्वा है, परंतु संसद द्वारा गैर कानूनी कार्य को जो है न्यायपालिका उसको अवैध करार दे सकती है, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। विश्व शांति का समर्थक, एडवोकेट वर्ल्ड पीस। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का पालन करता रहा है। भारत के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व है के अंतर्गत देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने का
जो काम है वो भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो भारत जो है एक शांति का समर्थक है। आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में जो है आपातकालीन अनुबंध इमरजेंसी प्रोविजंस दे रखे हैं, जिसके अंतर्गत 3 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 352 जो आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह एवं युद्ध की स्थिति में इसका जो है पालन किया जाता है। तो देश में इस प्रकार का जो आपातकाल है वो 3 बार लागू की गई है। 1965, 1962 के भारत चीन युद्ध के अंदर और 1971 के जो है भारत पाक युद्ध के अंतर्गत और 1975 के अंतर्गत जो है ये 3 बार जो इसका आपातकाल लगा था। दूसरा आता है अनुच्छेद 356 जो संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है, जो पूरे देश में या देश के किसी राज्य में लागू हो सकता है, जिसमें सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति के में निहित हो जाती हैं। इस अनुच्छेद का प्रयोग जो है भारत के अंदर सबसे पहले पंजाब राज्य के अंतर्गत प्रयोग किया गया था, जहां एक पूर्ण बहुमत वाली चुनी हुई सरकार को जो है किराया करवा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। तो ऐसा इस अनुच्छेद का प्रयोग जो है आपातकालीन का जो अनुबंध है इसका प्रयोग 100 से अधिक बार देश में किया गया है। तीसरा अनुच्छेद जो है 360 जो कि वित्तीय संकट की स्थिति को दर्शाता है। जब देश के अंतर्गत वित्तीय संकट आ जाता है तो ऐसी स्थिति में इस जो है अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में अब तक इस अनुच्छेद का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में वित्तीय संकट जो है ये वित्तीय आपातकाल कब लागू किया गया, तो अपन कह सकते हैं इसमें एक बार भी लागू नहीं किया गया। और जो 352 अनुच्छेद है वो भारत में 3 बार लागू किया गया है। और दूसरा अनुच्छेद 356 है वो 100 से अधिक बार लागू किया गया है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के अंतर्गत ये बताया गया है कि संसद प्रणाली के अंतर्गत ये दिखाया गया है कि देश के लिए एक अलग संविधान नागरिकता हो और राज्य के लिए जो है एक अलग नागरिकता होनी चाहिए। लेकिन भारतीय संविधान में देश की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन्होंने जो है एकल नागरिकता का, सिंगल सिटीजनशिप का जो है प्रयोग किया है। तो भारत में जो है एकल नागरिकता है। जैसे कई देशों में कम है, जैसे दोहरी नागरिकता है, परंतु भारत में जो है एकल नागरिकता है। नेक्स्ट चलते हैं आपातकाल लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। संविधान के नीति निर्देश तत्वों से ये स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श निश्चित किया गया है। इस हेतु
केंद्र व राज्य सरकारें जो है देश के नागरिकों के लिए पौष्टिक भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा व स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करती है। नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने जहां तक संभव हो आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। तो ये है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। नेक्स्ट और अंतिम है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लासेस। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए व्यवस्था की गई है विशेष। इसके अतिरिक्त संविधान में अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट एंड अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए संसद में और राज्य विधानसभा में उनके जो है सीटों का जो है बंटवारा भी किया गया है, आरक्षण भी किया गया है। जो अनुच्छेद 330 व 332 के अंतर्गत दिया गया है। सर्वप्रथम 25 जनवरी 1960 को ये 10 वर्ष के लिए इसका आरक्षण का प्रावधान किया गया था सेवाओं के अंदर। धीरे धीरे जो है 95वें संविधान संशोधन 2010 के द्वारा इसको जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया है और संविधान संशोधन 335 में यह कहा गया है कि इनके जो है आरक्षण की कोई समय सीमा नहीं होगी। वहीं जो है भारतीय संविधान में सितंबर 93 से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये रहे अपने भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं। अब अपन इसकी प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पहले भी कर सके हैं, इसके घोषणा भाग में जो डिक्लेरी पार्ट दे रखा है जिसमें जो है इसके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य की जो बात बताई गई है। उद्देश्य का भाग जो है जिसमें हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकार, अधिनियमित, आत्मनिर्भर